नमस्कार नमस्कार। आप सभी बच्चों का हृदय की बहुत बहुत गहराइयों से बहुत बड़ा वाला नमस्कार आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? बताइए, ठीक ठाक से हैं? तो आप सभी की क्लास को एक बार फिर से हम आप सभी बच्चों को लेकर के लिए आ चुके हैं और एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं हम आपका। इतना मान के चल रहे, और जिस लेवल पे आपका पढ़ा दे पे वो सारी चीजें आपका बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। बस आपका सही तरीके से बैठ के अच्छे से मन लगा के पढ़े के समझ पाए हो ना, तो जब चीज़न का आप बहुत बढ़िया से मन लगा के आप पढ़िए ना, तो चीज़न आपका बहुत बेहतर आ जाएगी, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपका क्या करे के, उसके लिए आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करे के बढ़िया से जोरदार तरीके से, और आपका आपकी भाषा में हम पढ़ा देबे बिल्कुल कि कोनो दिक्कत और परेशानी आपका हुए ना, ठीक है ना? तो उसके लिए आपका क्या करे के बच्चा पता है? उसका क्या करना है आपको, उसके लिए बढ़िया तरीके से आपका मन लगा के पढ़े पड़े, और वही आप करें, बाकी हम आपका करे के लिए रेडी हैं, ठीक है? तो हम क्लास का जहाँ पे खत्म किए रहे वहीं से हम क्लास का जो है आगे कंटिन्यू करी थे। तो उम्मीद करी थे आप सभी पढ़ी नहीं है क्लास का, आपका बड़ा अच्छा लगा होए, और वही क्लास का हम आगे जो है वो कंटिन्यू करे काम करी थे, जारी रखे, ठीक है? चले, तो ध्यान रखिए बच्चा, आज हमका जो पढ़े है वो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। किसके लिए? जो गोलीय दर्पण है उसके परावर्तन के लिए हमको जो है वो चिन्ह परिपाटी पढ़े के, ठीक है? गोलीय दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है उसके लिए हमको चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। क्लियर है? तो ध्यान से चीजन का आप समझिए, आपका यह हेडिंग जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और यही का आप समझे कोशिश करिए बेहतर तरीके से, ठीक है? चलें, तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, गोलीय दर्पण हम एक बना लेते हैं। पहले गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दोनों तरीके का हम जो है वो बना लेने वाले हैं, ठीक है? एक मिनट, हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण दोनों बना लेते हैं, अवतल और उत्तल दोनों बना लेते हैं, और चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जैसे बताएंगे आपका वैसे समझे के भैया, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्या करेंगे, ये मैंने y अक्ष आपका खींच लिया है, ठीक है? ये मैंने y अक्ष आपका खींच लिया है, और ये आपका इस तरीके से जो है, ये आपका जो है वो x अक्ष इस तरीके से दिख रहा होगा। क्लियर? तो आपका ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, और आपका जो है वो x अक्ष होगा इस तरीके से, ठीक है? अब आगे करे क्या है, हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे और एक हम उत्तल दर्पण बना लेंगे आपको, और बेहतर तरीके से समझा देंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा देखना ध्यान से। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक उत्तल दर्पण को ऐसे और उत्तल दर्पण के लिए ऐसे इधर कर दिया, और सॉरी अवतल के लिए, और उत्तल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। अब इस पर हमको पॉलिश कर देना है, पॉलिश कर देना है इस तरीके से, है ना? तो अवतल में आपका उठे हुए सतह पर ऐसे पॉलिश होती है, आप सभी को पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ये सब बहुत अच्छे से बताया गया होगा। और उत्तल में आपका क्या होगा, उत्तल में आपका जो है वो धसे हुए सतह पर आपकी पॉलिश होती है इस तरीके से। उत्तल में आपका जो है इस तरीके से धसे हुए सतह पर पॉलिश होती है। क्लियर? तो इधर वाला जो दर्पण आप देखत हैं, इधर वाला अगर आप दर्पण देखे कोशिश करते हैं, तो इधर वाला जो दर्पण है वो आपके अवतल दर्पण है। इधर वाला जो दर्पण आपका दिखाई देते है, ये आपका जो है वो अवतल दर्पण है, ठीक है ना? और इधर का जो दर्पण आप देखा तो ये आपका जो है ये उत्तल दर्पण है। इधर जो है आपका वो क्या होता है, उत्तल दर्पण है इस तरीके से। क्लियर? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। अब हम जानते हैं इस तरीके से इधर वक्रता केंद्र होगा, बीचों बीच में फोकस पॉइंट होता है, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो है वो ध्रुव इस तरीके से होता है। तो यहाँ भी आपका ऐसे फोकस पॉइंट होगा, और यहाँ पर आपका जो है वो वक्रता केंद्र इस तरीके से होगा। क्लियर? तो अब हमको करना क्या है, चिन्ह परिपाटी से क्या मतलब है, मतलब ये जो चिन्ह परिपाटी इससे हमारा क्या मतलब है, इसके मतलब को हम समझते हैं। तो एक बात आप जानकारी में रखिएगा, जो चीजें हम आपका पढ़ा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनी है और उसका दिमाग में बैठा रख ली है, कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को P से, दूरी हमेशा ध्रुव से मेजर करी जाएगी, दूरी हमेशा P से मेजर करी जाएगी मिड पॉइंट से, है ना?
तो दूरी हमेशा ध्रुव से लिखना है आपको। जब भी आप मेजर करेंगे दूरी को तो ध्रुव से आप मापेंगे। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को आप फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। क्लियर। पी से सी तक की दूरी को, पी से सी तक की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। क्लियर। और जब भी ध्रुव, पी फॉर ध्रुव और ओ फॉर वस्तु, है ना, ओ फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को आपको यू लिखना है। और पी आई फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को आपको जो है वो वी से लिखना है, स्मॉल वी से लिखना है। बात समझ में आई आपका कि नहीं समझ में आई? तो आपका करना क्या है, अब इस बात को समझना है कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, यू और वी, इन सारी चीजों में हम आपको जो पॉइंट बताएंगे उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी की, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए आपका जो फोकस दूरी होगा वो आपका धनात्मक होगा, प्लस साइन होगा। और प्रतिबिंब की दूरी भी उत्तल दर्पण के लिए आपका प्लस ही होने वाला है। ठीक है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए प्लस होने वाला है और प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी आपका v का मान हमेशा प्लस में आना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके लिए चीजें, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वही अवतल दर्पण के लिए बात करें तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है वो हमेशा माइनस होगी, माइनस साइन होगा। और प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए जो होगा वो हमेशा जो है वो माइनस लेने वाले हैं। और वस्तु की दूरी हमेशा जो है वो माइनस होगी, वस्तु की दूरी हमेशा जो है वो माइनस होगी। ठीक है, वस्तु जो होगा वो हमेशा माइनस होगा। और वस्तु को हमेशा हम किधर की ओर रखेंगे, वस्तु को हमेशा हम किधर की ओर रखेंगे, अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो हम अपने बाएं हाथ की तरफ वस्तु की दूरी को रखेंगे। जो वस्तु होगा वो हमेशा हम बाईं ओर रखने का कोशिश करेंगे। क्लियर। इस वजह से तो आपका क्या करना है कि वस्तु की जो दूरी है वो हमेशा माइनस लेना है। और अवतल दर्पण के लिए v का मान माइनस होगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है वो माइनस होने वाली है। लेकिन एक कंडीशन में, अवतल दर्पण का एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब आपका वस्तु जो है, जब वस्तु आपका P व F के मध्य हो, जब वस्तु P व F के मध्य होगा, छठा कंडीशन अवतल दर्पण का याद होगा, तब इमेज जो है प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो प्लस हम लोग को लेना है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आपका दूसरी साइड बनता है और उधर की दूरी को हम प्लस लेने वाले हैं। क्लियर। उधर की दूरी को हम क्या लेने वाले हैं, प्लस लेने वाले हैं। इस तरीके से बात को समझिएगा ध्यान से। क्लियर। तो चिन्ह परिपाटी में ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं बातों का आपको जो है वो ध्यान रखना है बेहतर तरीके से, और बाकी इसमें ज्यादा आपका जो है वो कुछ है वह नहीं। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आया कि नहीं बतावें? आई गई चीजें समझ में आपका कि नहीं समझ में आई? आई है ना। चलिए आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ी थे। अब देखिए कि स्क्रीनशॉट आप लिख ली है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठी है। जब बच्चा कॉपी पेन लेके आप बैठिए तभी तो आपका चीजें समझ में आई अच्छी से। आप साथ में लिखते चले, जो चीज पढ़ाते चले आप माइंड में बैठाते चले। सीखे के 3 स्टेप है, सुने, समझें, सुने, दिमाग को चलावें और फिर उस पर अभ्यास करें, तभी आपका जो है वो बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाती हैं। चले आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। क्लियर। तो आवे हम समझाए थे आपका दर्पण सूत्र हमारा जो है वो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम बात करें दर्पण सूत्र के बारे में, तो दर्पण सूत्र जो है हमारा होता है, वह होता है 1/f = 1/ आपका v और प्लस का जो है 1/u होता है। इस तरीके से ये आपका दर्पण सूत्र होता है। क्लियर। क्या होता है कि 1/f = 1/v प्लस 1/ आपका जो है वो u होता है। चाहते तो हम आपका ये पूरा फार्मूला प्रूव करके दिखा देते कैसे होता है, ये पूरा फार्मूला आपको प्रूफ करके हम सिखाते कैसा होता है, बट आपके क्लास 10th के एग्जाम में ये इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं आता है। दर्पण सूत्र फाइंड करने को आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है।
इस वजह से आपको मैं सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूं कि दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होगा वो 1/f = 1/b + 1/u होगा। जहां पर ये जो f है, जहां आपका जो f है ये क्या होने वाला है, तो जहां आपका जो f है वो फोकस दूरी होने वाला है। जहां f को हम लोग बोलते हैं क्या, जहां f को हम लोग बोलेंगे बेटा वह आपका फोकस दूरी होगा। क्लियर? जहां f आपका जो है वो फोकस दूरी होगा और v जो होगा आपका, v जो है आपका वो होगा प्रतिबिंब की दूरी। v जो होगा वह आपका होगा प्रतिबिंब की दूरी होने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। v आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा और u जो है बेटा वो आपका जो होए पता है क्या, u जो होगा वो आपका वस्तु की दूरी होने वाला है। u जो है आपका वो वस्तु की दूरी होने वाला है। ठीक है, तो इन बातों का बड़े ध्यान से समझिए। ये फार्मूला आपका है, जब भी आपका दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी निकालने बात आए तो आपका यही का फार्मूला यूज करे पड़े। जहां f आपके फोकस दूरी है, v आपके जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और ये जो u आप देखते थे वो आपके वस्तु की दूरी है। तो कोनो दिक्कत इतनी बात में किसी बच्चे का तो बताने आ गई चीजें समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है हमारा। तो चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, फार्मूला दोनों के लिए आपका सेम होने वाला है, फार्मूला बदलने वाला नहीं है। बस बदलेगा तो क्या, अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां माइनस होती हैं, उत्तल दर्पण के लिए आपका सारी दूरियां जो है वो प्लस लेनी। बस इस बात का आपका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चले आगे चलिए और आगे देखी थे आगे का हमारा क्या होने वाला है। तो अब इस तरीके से आगे अगर हम बात करें तो आगे दर्पण में रेखीय आवर्धन पढ़ना है। दर्पण में क्या पढ़ना है, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं। एक मिनट में आते हैं बेटा, ठीक है, तब तक के लिए आप हेडिंग डालिए, वाटर लेके आते हैं। बस एक मिनट आगे। ठीक है, बिना पानी के मजा आवत है नहीं आप सबका पढ़ावे में। वाटर ना हो तो सोचिए कितना इम्पॉसिबल हो जाए चीजें, है ना। अगर पानी ना मिल पाए टाइम पे आपको तो बहुत मुश्किल होता है। चलिए तो अब बात करते हैं दर्पण में रेखीय आवर्धन के बारे में। हम बात करते हैं कि दर्पण में रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। तो पहले फार्मूले से आप चीजन का समझिए। ठीक है, पहले फार्मूले से आप चीजन का समझें कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन यहां पर लिख दे रहे हैं। यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब, यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब, यदि वस्तु तथा जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के लंबवत हो, यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत हो
तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई से लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई, ठीक है, एवं वस्तु की लंबाई ओ, एवं वस्तु की लंबाई, यदि एवं वस्तु की लंबाई जो है ओ के अनुपात को, ठीक है, हम कहते हैं पता है क्या, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को हम लोग जो है वो रेखीय आवर्धन इस तरीके से कहते हैं। क्लियर? अब इसको लिखते किससे हैं, तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम स्मॉल ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा चीजों को, अभी समझाते हैं डिफिनेशन बढ़िया से आपका। ठीक, अब एक बात ऐसे और चिन्ह परिपाटी में जान लिए कि ऊपर जितनी दूरी होगी हम आपका धनात्मक लेंगे, नीचे हम जो है वो माइनस लेने वाले हैं। इधर की दूरी को हम लोग जो है वो धनात्मक लेने वाले हैं, और इधर की दूरी जितनी भी होगी उसे हम माइनस लेने वाले हैं। ठीक है, ऊपर धनात्मक और दाएं धनात्मक, नीचे ऋणात्मक और बाएं आपका जो है वो माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमको लेना है। अब आगे हम बात करते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब प्रतिबिंब बनाना पढ़ा रहे थे कि ऐसे मुख्य होता है, वस्तु ऐसे रखी होती थी, प्रतिबिंब ऐसे बनता था। तो ये जो वस्तु की लंबाई होगी उसे ओ लिखते हैं, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी आई, और इस तरीके से मुख्य अक्ष पर वस्तु रखा होता है और प्रतिबिंब, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि वस्तु जो है हमारा वो क्या है, लंबवत है। वस्तु भी लंबवत है और प्रतिबिंब भी जो है वो लंबवत है। तो इस तरीके से वस्तु और प्रतिबिंब जब रखा होता है तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब भी लंबवत है और वस्तु भी आपका जो है वो मुख्य अक्ष के लंबवत है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है वो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसे हम आई लिखते हैं। ठीक है, और जो वस्तु की लंबाई है ओ, दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब कि क्या, समझिएगा, मतलब कि हमारा जो है वो है आई प्रतिबिंब की लंबाई है, आई आपका जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ आपका वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यही तो लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, अनुपात मतलब डिवाइड, दोनों के आई और ओ को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जो अनुपात है बटे, उसी को हम देखिए आवर्धन कहते हैं, और उसको हम लिखते किससे हैं, एम से। तो यहाँ एम इक्वल टू आपका जो है वो पता है क्या आ जाएगा, आपका m इक्वल टू जो है आपका आई अपान में ओ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। क्लियर? और यहीं से एक फार्मूला और आपका होता है, m बराबर जो है वह आपका आई अपान ओ तो होता ही है, साथ में बराबर माइनस का v अपान u भी होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी जानकारी में रख लीजिएगा, और आपका ये फार्मूला जो है वो बहुत काम देने वाला है न्यूमेरिकल्स लगाने में, इस बात का ध्यान में रख लीजिएगा। जो चीजन का पढ़ा रहे हैं, अगर आपका मेहनत से आप दिमाग में चीजन का बैठी है ना, दिमाग में भरी है ना, तो आपका कहाँ से चीजें आए, इकल लेके पूरा दिमाग में आप स्टोर कर लिए। स्टोरेज ही बहुत हैवी वाला स्टोरेज है, इससे तगड़ा स्टोरेज आपका कहीं मिलिए उलिए ना। ठीक है, चलें तो आगे पढ़ा दें। बात समझ में आ गई ना। m बराबर फार्मूला आई अपान ओ होता है, m बराबर आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये फार्मूला होता है। जरूरत पड़ेगी तो इस फार्मूले का यूज हम कैसे कर दे, आपका बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे हम बात करते हैं। आगे क्या होता है, कुछ नोट पॉइंट हमारा है, ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ नोट पॉइंट है इस तरीके से, और उस नोट पॉइंट के बारे में पढ़िए। ठीक है, नोट पॉइंट है कुछ, इसके बारे में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कि कह रहा है यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, अगर प्रतिबिंब आपका आभासी व सीधा बनता है, ठीक है ना, अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा
तो आपका m का जो मान है वो आपका धनात्मक होने वाला है। न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि अगर प्रतिबिंब आपका आभासी व सीधा बनता है तो आपका जो m का मान आएगा सॉल्व करते वक्त वो हमेशा आपका जो है वो धनात्मक आना चाहिए। अगर आपका मान माइनस में आ रहा है तो आपका आंसर जो है इसका मतलब वो आपका गलत हो जाने वाला है। न्यूमेरिकल लगाने के स्टेप है ये सब जानकारी के लिए समझ लीजिए कि अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा तो आपका जो m है ना इसके मान हमेशा प्लस में आवे चाहिए, इस बात का आप ध्यान में रखिए। चलें आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। आगे हम इसी तरीके से बात करें, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा बनता है, क्या वास्तविक तथा सीधा बनता है? वास्तविक सीधा कहाँ होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ना। आप सभी के मन में आ रहा होगा सर वास्तविक सीधा कहाँ होता है? तो वास्तविक सीधा नहीं होता है, वास्तविक आपका जो है उल्टा पुल्टा होता है। वास्तविक जो है वो उल्टा बनता है। तो ऐसे कंडीशन में आप करेंगे क्या? ऐसे कंडीशन में आपका जो m का मान है ना, ऐसे कंडीशन में आवर्धन मतलब m का जो मान है, आवर्धन जो है m का मान वह आपका क्या होगा? आपका जो है वो ऋणात्मक होने वाला है। मतलब प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो ऐसे कंडीशन में m का जो मान है आपका वह माइनस में आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बताइए, कोई समस्या इतनी बात में हो तो बताइए। चीजें का एकदम आसानी से तो पढ़ा दे रहे हैं, इससे आसान कहाँ ही मिले आपका। चले आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या चीजें दी हुई हैं। क्लियर? आगे कुछ चीजें दी हुई हैं जो कि अभी अभी मैंने आपका पढ़ा दिया है, फिर भी आपका आ गया है स्क्रीन पे तो समझने की कोशिश ही कर लीजिए। क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। आपका जो अवतल दर्पण है इसकी जो फोकस दूरी है आपकी वह क्या होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आपकी है ऋणात्मक होती है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था। यहाँ से देखिए अवतल दर्पण के लिए f का जो मान है अवतल के लिए वो f का मान माइनस होता है। तो पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत है नहीं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी जो है वो f का मान जो है वो माइनस में होने वाला है। क्लियर? चलिए और उसके बाद आगे क्या है, आगे जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु सदैव दर्पण के सामने बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु अभी मैंने बताया था कि आपको ये भी बताया था कि बाईं ओर रखी जाती है और u का जो मान है हमेशा आपका माइनस होगा। u का जो मान है हमेशा माइनस लेना है आपका, ठीक है? u का मान आपको हमेशा माइनस लेना है, ये ऐसे लिखा हुआ है, कहने का मतलब u का मान हमेशा माइनस साइन लेना है। क्लियर? तो u का मान हमेशा माइनस लिया जाता है। अब आगे क्या दिया हुआ है, आइए आगे बात करते हैं इस तरीके से। आगे क्या बात है उसको भी जानने की हम कोशिश करते हैं। चीजन का बहुत गौर करके समझिए कि u जब u का मान ज्यादा हो फोकस दूरी से, जब u का मान ज्यादा हो फोकस दूरी से, है ना, तो ऋणात्मक माइनस, जब u का मान फोकस, हाँ, जब u का मान फोकस दूरी से ज्यादा होगा तो आपका जो u आप देखते हैं इसका मान ऋणात्मक होगा। क्लियर? कहने का मतलब अगर u का मान ज्यादा है फोकस दूरी से तो आपका जो है u जो है वह आपका माइनस लेना है। लेकिन अगर फोकस दूरी का मान ज्यादा है, u के मान से ज्यादा है फोकस दूरी, तो आपका जो u है वह आपका धनात्मक लेना है। इस बात को भी जानकारी में रख लीजिए। क्लियर? जब u फोकस से ज्यादा होगा तो माइनस, लेकिन u फोकस ज्यादा होगा u से तो u का मान आपका जो होगा वो प्लस लेना है। क्लियर? इस बात को भी जानकारी में लिखिए। यदि दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, यदि प्रतिबिंब m का जो मान है वो सीधा एवं आभासी बनता है, क्या बनता है? सीधा एवं आभासी बनता है, तो m का जो मान है, m का जो मान यहां से है वह आपका प्लस VE होगा। यहां नहीं लिखा है ना तो लिख दीजिए प्लस VE होगा। मतलब अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा तो m का मान धनात्मक होता है, अभी मैंने पढ़ा है, और वास्तविक सीधा नहीं, वास्तविक उल्टा होता है। तो अगर वास्तविक उल्टा है तो आपका m का जो मान है देखिए यहां लिखा हुआ है माइनस होता है। क्लियर?
तो इन चीजों को नोट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानकारी में रखना है। न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये सब आपका काम देने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध यही है बेटा, संबंध क्या है, संबंध ये है कि जैसे कोनो दर्पण आप देखते हैं, चाहे वह आपके अवतल हो चाहे उत्तल हो, जैसे ये आपका दर्पण मैंने ले लिया, तो हम जानते हैं ऐसे पॉलिश कर दे रहे हैं। अब आपका ये जो हो गया, ये सी हो गया, आपका बीच में फोकस हो गया, और ये आपका पी हो गया। तो P से C तक की दूरी को R कहते हैं और P से फोकस तक की दूरी को स्मॉल f कहते हैं। तो बताइए R का आधा क्या है, फोकस दूरी है कि नहीं है, वक्रता त्रिज्या है R और फोकस दूरी आधे पे है। तो इसका मतलब आपका क्या लिखा है, इसका मतलब आपका यही लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी, अगर कहीं बटे दो आपको इस तरीके से लिखा मिले तो इसका मतलब आधा, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। बटे दो अगर कहीं लिख जाए तो उसका मतलब आधा। तो लिखेंगे क्या यहां से कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध है, फार्मूला जो है यही संबंध है आपका कि फोकस दूरी आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे दो मतलब आधी होती है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं इस बात को कि फोकस दूरी आपका जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए ये बात आपका जो है सेम होने वाला है, और कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ f को फोकस दूरी कहते हैं, जहां f जो है वो आपका क्या है, f जो है वो आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी आपका है, और जो r है वो रेडियस है ना, r जो है वो रेडियस है आपका, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है, और ये फोकस दूरी हो गया। आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, मतलब परावर्तन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपवर्तन आपका जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर, कुछ चीजें आपके लिखी हैं, जरूरी बात ध्यान दी है, इनका महत्वपूर्ण तथ्य यहू है। क्या लिखा बात है इसमें, समझने की कोशिश करिए। उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहा है, तो वस्तु सदैव दर्पण के दाईं ओर रखते हैं, वस्तु दर्पण के सदैव क्या रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। दाईं ओर नहीं रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, वस्तु दर्पण के सदैव बाईं ओर रखते हैं, यहां दाईं नहीं आपका बाईं होगा, और u का जो मान है हमेशा माइनस लेना है, जो u होगा इसका मान आपका हमेशा माइनस लेना है, वस्तु हमेशा माइनस होगा। क्लियर, आगे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, जानते हैं पहले से आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका जो है वो धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी जो है वो माइनस होगी, v का जो मान है वो आपका माइनस होने वाला है। वास्तविक प्रतिबिंब जब होगा, उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा प्रतिबिंब के लिए आपका v का जो मान है वो माइनस होगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए v का जो मान है वो आपका क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। और यही इतनी बात आपको जो थी यहाँ पर आज आपका जो है परावर्तन का जो टॉपिक है, आपका जो परावर्तन का टॉपिक है बेटा ना, वह आपका परावर्तन का टॉपिक में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्या करेंगे, परावर्तन का टॉपिक स्टार्ट समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। अभी तक प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, प्रकाश की किरण टकराने के बाद पार करती हुई जाएगी और रास्ते को चेंज कर देगी अपने। तो अपवर्तन के टॉपिक को अब हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर जहां पर चीजें आपको ना समझ में आई हो, बतावे कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे दिए, फिर से आपका पढ़ाना है तो फिर से हम आपका जो है वो पढ़ा देबे, कोनो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या इतनी बात आप सभी बच्चन का समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोनो दिक्कत और परेशानी इतनी बात में हुई हो तो अभी बता दिए।
और अच्छा लगा हो क्लास को तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके जाइए और हर बच्चे तक की वीडियो का क्या करिए शेयर कर दी ताकि और भी बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो बहन हैं, आपके आसपास पड़ोस के जितने बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक क्लास का जरूर शेयर करें। वह बच्चे वे पढ़ के आपके साथ कदम से कदम मिला के चल पावे। दूसरे भला ही सोचे में आपन भला है। और बाकी यहीं पर आपकी क्लास का खत्म करी थे। जाते जाते आपको कहेंगे यही कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जो है वो बेहतर तरीके से मिल जाएगी, है ना। तो बस अभी आप शांति से मेहनत करते रहिए। अभी खामोशी से मेहनत कर रहे हैं इसलिए अभी मौन है। आगे हमारी सफलता बता देगी आप सभी को कि हम कौन है। आपके लिए ये लाइन थी, ठीक है। इसी के साथ हम यहीं पर विदाई चाहते हैं आप सभी से। नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ आएंगे बेहतर और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों, जय श्री राम।